हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1885 से लेकर 1947 तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में बात करेंगे। चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कि इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई है। आज जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है उसी की स्थापना की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब करने वाला कौन था, संस्थापक जिसे हम कहते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब बात आती है कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, इसकी हम बात करते हैं। तो आपको पता है 1857 में विद्रोह हुआ था जिसको हम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। तो उसके बाद से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अलग अलग हिस्से में विद्रोह होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसी को देखते हुए जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, तो उसने ऐसा सोचा कि जो हम एक ऐसी पार्टी बना लेते हैं जो कि देश का प्रतिनिधित्व वो करे और जो भी देश भर में जिसकी समस्या हुआ कि हमसे कह दे और लोगों को लगे कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में इनका ये मोटिव था ही नहीं, लोगों को ऐसा लगे कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, उस प्रकार से क्या इसलिए इन्होंने क्या करा, इस पार्टी की स्थापना करी थी। किसने करी थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, जो कि इनके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने और ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा का पार्ट यानी कि सेफ्टी वॉल के रूप में हुआ है। आपको पता है जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी, इन्होंने तो अपने मोटिव से करी थी, लेकिन इनको क्या पता कि आगे जाकर जो यही कांग्रेस पार्टी है यही आज़ादी की लड़ाई में सबसे एक महत्वपूर्ण पार्टी बन के निकलेगी। ठीक है, इनको नहीं पता था। तो यही कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई है, तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने, लीडरशिप करने के लिए और ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा का पार्ट यानी कि ब्रिटिश सरकार के एक सेफ्टी वॉल के रूप में हुआ है। और किसने करी है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, A.O. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। अगर हम बात करें किस स्थान पर कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, तो यहाँ पर स्थापना हुई थी। और उस टाइम पर वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन, तो ये वायसराय थे। और आगे हम बात करें, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। आपको पता होना चाहिए, जो कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन इसका नाम बाद में चेंज क्या होगा, किसने करा? दादा भाई नौरोजी ने। और इसका नाम क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस में प्रथम की, यानी कि कांग्रेस से प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अधिवेशन किसने अध्यक्षता करी, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की, तो W.C. बनर्जी थे। आगे हम बात करें कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, जॉर्ज यूले। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया वो कादम्बिनी गांगुली थी। और प्रथम यूरोपीय महिला और प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, आपको याद रखना है, एनी बेसेंट थी। प्रथम यूरोपीय महिला और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता करी, तो क्या नाम है उनका? एनी बेसेंट जी। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था वो था 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा गीत गाया गया? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। और गाया किसने? इस अधिवेशन के अध्यक्ष ने, जिनका नाम था रहमतुल्ला सियानी ने, से स्वयं गाया था। ठीक है, वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। आपको पता होना चाहिए, जो वंदे मातरम में किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो उनका एक क्या है? उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है ये, और ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसको 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और जो उसकी अध्यक्षता करे थे उन्होंने स्वयं गाया था। नाम क्या है उनका? रहमतुल्ला सयानी सी। ठीक है, सयानी ने। आगे हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट घटना की 1905 का बंगाल विभाजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें बंगाल विभाजन की, तो उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों के बीच की एकता को तोड़ना, इनका ये मेन मोटिव था। और हम बात करें इस टाइम पर वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल का विभाजन होता कब है पूरी तरीके से? 16 अक्टूबर 1905। तो इस दिन क्या होता है? बंगाल विभाजन पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब जो बंगाल विभाजन ये किया गया, ये कितने हिस्सों में हुआ? तो दो हिस्सों में बंगाल का विभाजन हुआ है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल।
अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला एरिया कवर होता था। और पूर्वी बंगाल की बात करें इसमें पूर्वी बंगाल और असम का एरिया कवर होता था। और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या जो ज़्यादा थी वो हिंदू जनसंख्या ज़्यादा थी, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। ठीक है। और इस टाइम पर जो वायसराय थे, मैंने आपको बता दिया, वो लॉर्ड कर्जन थे, और इन्होंने तर्क दिया था कि यहाँ पर बंगाल का विभाजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं वो। ठीक है। ये बड़ा एरिया है, तो इसमें क्या है, इसको विभाजन का कारण क्या बताया उन्होंने कि यहाँ पर ये प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं। लेकिन इनका मेन मोटिव तो आपको पता, मैंने बता दिया, हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ना। ठीक है। इन्होंने क्या करा, पश्चिम और पूर्वी बंगाल को अलग कर दिया, यानी ये क्षेत्र बना दिए। पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या हो गई और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जनसंख्या हो गई। तो ऐसे क्या होगी, इनकी एकता टूट गई ऑटोमेटिकली। अब हम बात करते हैं कैसे ये प्रस्ताव आया बंगाली विभाजन का और कैसे कैसे ये आगे बढ़ा। ठीक है, इसका प्रस्ताव। तो अगर हम बात करें 3 दिसंबर 1903 की, तो उस दिन क्या होता है, विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा जाता है। उसके बाद 19 जुलाई को 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हो जाती है। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को तो जनता के सामने आया, 20 जुलाई 1905 को ये समाचार पत्रों में, मीडिया में दे दिया, प्रकाशित हो गया विभाजन की घोषणा। और 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध स्टार्ट हो गया। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल का विभाजन हो गया। आगे जाके रद्द हो जाता है, वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है। आगे हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन पूरी तरीके से लागू हो गया। और विभाजन के फलस्वरूप हुआ क्या, बंगाल और पूरे देश के अंदर रोष और विरोध की लहर फैल गई। ठीक है, दबा के विरोध होना स्टार्ट हो गया। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आपको पता होना चाहिए 16 अक्टूबर 1905 को जब बनाया गया, कौन सा दिवस, शोक दिवस के रूप में बनाया गया। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, उस टाइम पर आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। और बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसी के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। और ये गीत अब भी क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जैसे अपना जनगण मन है वैसे बंगाल का क्या है, अमार सोनार बांग्ला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद ही मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, तो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, तो ये शिष्टमंडल था 36 लोगों का। ये आगा खां, तो कौन इनका नेतृत्व कर रहा था, आगा खां कर रहा था। ठीक है, तो आगा खां के नेतृत्व में ये 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में गए। वहाँ पे किससे मिले, वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिले। ठीक है। और इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी। तो इस शिष्टमंडल ने, जो 36 लोगों का शिष्टमंडल था, इसने क्या मांग करी, केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ये क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है कि जो भी चुनाव होंगे, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, चाहे प्रांतीय स्तर पर, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, ठीक है, उसमें क्या होगा, जो चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वो भी उसी समुदाय का होगा, यानी मुसलमान होगा, और जो वोट डालेंगे वो भी मुसलमान होंगे। ठीक है। बाकी आरक्षण की व्यवस्था होती है उसमें अलग होता है। ठीक है, प्रतिनिधि वो कोई से भी समुदाय का खड़ा हो, लेकिन चुनाव हर कोई दे सकता है। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल में क्या होता है कि प्रतिनिधि भी उसी समुदाय का और वोट भी वही समुदाय के लोग ही देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल। तो इस शिष्टमंडल ने क्या करा, एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करी, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ठीक है, आपको ध्यान रखना, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक होती है। ठीक है, उसी में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा होती है। और इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। तो ठीक है, अगर पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की जो स्थापना है 1906 में हुई है, किसके नेतृत्व में, आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना 1913 मुस्लिम लीग में शामिल हुए।
तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, इन्होंने क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं करी है। ये 1913 में आकर क्या हुए हैं, मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं 1907 की। तो 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। जो पूरी कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका विभाजन हो जाता है 2 हिस्सों में। ठीक है, गरम दल और नरम दल, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन के दौरान क्या होता है, सूरत में अधिवेशन का हो रहा था, सूरत में हो रहा होता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, रास बिहारी घोष होते हैं। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष होते हैं इस अधिवेशन में, और साथ में सूरत में हो रहा होता है। ठीक है, तो सूरत के अंदर क्या हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। किस रूप में, नरम दल और गरम दल। तो अगर हम बात करें अब नरम दल के नेता कौन कौन से हैं, गरम दल के नेता कौन कौन से हैं, तो देखो काफ़ी आसान है। तो अगर हम बात करें नरमपंथी नेता या उदारवादी नेता, ठीक है, आप नरम दल के जो नेता हैं उनको नरमपंथी नेता कह सकते हो, उदारवादी नेता कह सकते हो, और गरम दल। ठीक है, तो अगर हम बात करें उदारवादी नेता की या कह लो नरम दल के नेता की, तो उसमें कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और आदन मोहन बसु थे, और दिनासा ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रामेश चंद्र दत्त, डॉक्टर रास बिहारी घोष, मनमोहन घोष। तो ये क्या थे, नरम दल के नेता हैं। आगे हम बात करें गरम दल के नेता की, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो ये क्या है, गरम दल के नेता हैं। और जो बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय हैं और विपिन चंद्र पाल हैं, इन तीनों को संयुक्त रूप से लाल बाल पाल कहा जाता था। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल, इन तीनों को मिलाकर के एक लाल बाल पाल कहा जाता था। आपको याद याद रखना है। ठीक है, आगे समझ। अब आगे हम बात करते हैं एक और घटना की। 1908 खुदीराम बोस की को फांसी। तो 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। अब ये क्या घटना उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आपको पता होना चाहिए कौन थे ये। तो शहीद खुदीराम बोस जो थे भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले एक युवा क्रांतिकारी थे, जो कि स्वतंत्रता चाहते थे। ठीक है, इनका जन्म 3 दिसंबर और 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में होता है। तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। अब मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर के जज थे जिनका नाम था D.H. किंग्सफोर्ड, को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। तो जज थे जो मुजफ्फरपुर के, इनको मारने के आरोप में इनको खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में डाल दिया गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। जब D.H. किंग्सफोर्ड की साजिश, मारने के साजिश के आरोप में इनको कहाँ ले गया, मुजफ्फरपुर जेल में डाल दिया गया, और इसे हम मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जानते हैं। और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। तो 18 वर्ष की आयु में इनको फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, और इसी से इनको क्या है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, इस स्वतंत्रता के जो आंदोलन चल रहे थे, लड़ाई चल रही थी, इस आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। किसको, खुदीराम बोस। तो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, सबसे युवा सबसे कम उम्र का शहीद स्वतंत्रता सेनानी कौन है, तो खुदीराम बोस है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं 1911 की। 1911 में क्या होता है, बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। इसी बंगाल विभाजनों में आपको बताया कि कितना विरोध हो रहा था। ठीक है, लोगों के अंदर बदले की भावना जाग रही थी, रोज जाग रहा था। तो होता क्या, 1911 में जाकर बंगाल विभाजन रद्द हो जाता है। ठीक है, जो बंगाल पूरे पश्चिम बंगाल था, पूरे बंगाल था, वापिस से बंगाल हो जाता है। तो 11 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। ठीक है, अब 1913 में क्या होता है, 1913 में होती है गदर पार्टी की स्थापना। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था, या पार्टी कह लो। ठीक है, तो गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था, कब पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता भी दिया है। और आगे हम बात करें तो उसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो उनका मुख्यालय अमेरिका में था। कहाँ पर था, सैन फ्रांसिस्को में था। और हम बात करें इसकी स्थापना किसने करी थी, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकरा ने क्या करी थी, गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, ऐसा समझ, ये ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए हुआ था ये।
इसका गठन। आगे हम बात करें एक इम्पोर्टेंट घटना की, तो 1914 में क्या हो जाता है, प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है। 1914-18 को ध्यान रखा है, 1914 से 18 में क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन होता है। ये कहाँ से आए थे, ये वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। जो गांधी जी 1915 में भारत आए थे, तो वो कमेंट में बताना है कहाँ से आए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना 1915 में गांधी जी भारत में आ जाते हैं, ठीक है। और 1916 में क्या होता है, लखनऊ समझौता होता है। तो 1916 के अधिवेशन में कहाँ पर होता है अधिवेशन, लखनऊ में हो रहा था। अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। तो यहाँ पर नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया। मैंने आपको बताया था 1907 में सूरत के अंदर इन दोनों का विभाजन हो गया था, गरम दल नरम दल में। तो 1916 में लखनऊ समझौता जब हुआ तो उसमें क्या हो गया, इनका नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 1916 में लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर ये हुआ था, और इस टाइम के जो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन के वो कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। आगे समझ। आगे हम बात करते हैं होम रूल लीग आंदोलन, जो कि 1916 में था, ठीक है। तो 1916 होम रूल लीग आंदोलन, तो ये प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी। मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ये पहली भारतीय प्रतिक्रिया थी जो कि आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी, ठीक है। तो ये आयरिश होम रूल लीग जो आयरिश में है, ठीक है, वहाँ से ये होम रूल लीग से प्रेरित थी जो कि भारत में हुई थी, ठीक है। ये मतलब भारतीय प्रतिक्रिया होती होम रूल लीग आंदोलन की। तो कहाँ से प्रेरित थी, आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थे। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था, राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। यानी इस आंदोलन का उद्देश्य क्या हो गया, राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठक, इन सब के माध्यम से स्वशासन यानी खुद का शासन प्राप्त करना था। और यानी मेन हम कह सकते हैं अंग्रेजों का शासन हटाना और खुद का शासन लाना इस होम रूल लीग आंदोलन का मेन मोटिव था। तो आगे हम बात करें एनी बेसेंट। तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने करी। तो आपको ध्यान रखना मद्रास में एनी बेसेंट ने, जो कि यूरोपियन महिला थी, स्थापना करी इन्होंने मद्रास के अंदर। और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में क्या करी, होम रूल लीग की स्थापना करी। मेरे इसमें क्या होता है कि इसमें सार्वजनिक बैठक होती है, ठीक है, होम रूल लीग में। तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में करी, एनी बेसेंट ने मद्रास में करी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं चंपारण आंदोलन की, जो कि 1917 के अंदर हुआ है। चंपारण कहाँ पर है, बिहार के अंदर है, ठीक है। तो होता क्या है, 1917 में चंपारण के किसान नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ला था, वो गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण की स्थिति के बारे में बताते हैं, और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताते हैं। 3 कठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित है, जिससे प्रसन्न होकर राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं, ठीक है, और इनको चंपारण जाने के लिए कहते हैं। अब 3 कठिया प्रणाली क्या है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में अंग्रेज बकार मालिक के किसानों को ये कह देते हैं कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। यानी 15% पर क्या करेंगे, वो खेती करेंगे, किसकी, नील की। और इससे क्या हो गया, किसानों पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। जब इन किसानों को नील की जरूरत नहीं पड़ी तो इनका नील तो बेकार हो गया, ठीक है, तो इनको भुगतान भी नहीं किया जा रहा था। तो इससे क्या हो गया, इन पर बोझ बढ़ गया, किस पर, इन किसानों पर। तो इसी को लेकर क्या गए थे, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए थे। आए समझ आपको, ठीक है। तो इनको अवश्य के 3/20 हिस्से पर क्या करनी थी, खेती करनी थी नील की। फिर बाद में इनको भुगतान नहीं किया गया इस चीज़ का, इनके नील की खेती के पैसों का। इससे किसान परेशान हो गए थे और इसके कारण इन पर बोझ बढ़ गया था, ठीक है। आया समझ। तो जो 3/20वें हिस्से पर जो नील की खेती करनी है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, आया समझ। और इस सत्याग्रह के बाद क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है, और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ठीक है, जिसे आप अहमदाबाद आंदोलन भी कह देते हैं, जो कि 1918 के अंदर हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह हो गया 1917 में। तो उसके बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिलते हैं और उनकी समस्या को समझते हैं, ठीक है। अब इनकी क्या समस्या थी, तो होता क्या है, 1718 के बाद वासी क्या था, प्लेग फैल गया था अहमदाबाद के अंदर, ठीक है। तो इस प्लेग बीमारी के कारण क्या हो रहा था कि जो यहाँ के मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे थे। अब पलायन कर रहे हैं, अब कैसे ना कैसे रोकना तो है ही इनको, काम करने के लिए अगर काम करवाना है इनसे तो रोकना है। तो यहाँ के मालिकों ने क्या करा, इनको
बोनस देना चालू कर दिया, जिसको हम कहते हैं प्लेग बोनस, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, 1918 के आसपास इसमें कमी आने लग गई, इस प्लेग में, प्लेग की महामारी में, ठीक है, प्लेग बीमारी आप कह सकते हो। तो इसी के बाद से क्या हुआ, इनको ये बोनस देना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसी को लेकर के कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे मिल मजदूर। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का विवाद प्लेग के एक बोनस को लेकर था, ठीक है ना, प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करना चाहते थे, और मजदूरों ने इसका विरोध किया, और गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, ठीक है। वो कभी भी विरोध का सहारा नहीं लेते, हमेशा ही कहते हैं हड़ताल या अपना अहिंसा आंदोलन का सहारा लेते हैं वो। तो ये तो हो गया अहमदाबाद आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने उनको हड़ताल पर जाने के लिए कह दी थी। अब आगे हम बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की, जो कि 1918 में हुआ था, उसी वर्ष। तो उसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ ही आंदोलन करते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा था खेड़ा में, ये देखो आप। तो यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे यहाँ पर कर की वसूली हो रही थी, यानी उनसे टैक्स लिया जा रहा था। तो गांधी जी ने किसानों को लगान देने से, कर देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और इस मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि लगान माफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फसल चौपट हो चुकी है। और गांधी जी जो थे, दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य, जो दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था, वहीं पर उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग भी किया था। तो यहाँ पर ये लिखा है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए इनके कार्य को लेकर भारत में भी वे काफ़ी चर्चित थे, काफ़ी फेमस हो चुके थे। तो इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए हमने अहमदाबाद आंदोलन देखा, चंपारण देखा, अब खेड़ा भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर गांधी जी की भूमिका काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। तो इन आंदोलनों में भी सफलता पाई गांधी जी ने। तो इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में वो उभरे। तो यहाँ से गांधी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ने लग गई थी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आगे हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट घटना की, जो है रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट 1919 में आया, तब ये क्या था उसकी हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, तो आपको पता है पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 18 तक चला है, खत्म हो गया था 1918 में। तो यहाँ पर ये लिखा है कि जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। अब ये क्या था उसकी हम बात करेंगे। परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात थी ही नहीं, जैसे गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे। तो हुआ क्या, जब ये विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत के जो लोग थे, उनको अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए गांधी जी ने प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। अब प्रोत्साहन क्यों था, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के कुछ अच्छे कदम उठाएंगे भारत के लिए, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो जब विश्व चल रहा था, तो इनको प्रोत्साहन ऐसे दिया गया था भारत के लोगों को, ताकि क्या अंग्रेज भारत के लिए कुछ काम करेंगे, ठीक है, अच्छे कदम उठाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन दिया क्या, रोलेट एक्ट। इसमें क्या था, किसी को बिना किसी मुकदमा के जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था ये। आप समझ रहे हो, 3 स्टेटमेंट को ध्यान रखनी है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का ये कानून था। और इसमें बिना किसी का मुकदमा के उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, लगभग 2 सालों तक। तो ये क्या था, रोलेट एक्ट था। ये बड़ा गंदा कानून था, आया समझ। तो ये क्या था, रोलेट एक्ट था। आगे हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये नरसंहार जो आप कह सकते हैं, 1919 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया था। तो हुआ कैसे स्टार्ट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, जनता का आक्रोश तेज हो गया और कई जगह हिंसा हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी क्या हुआ, सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने क्या करा, फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इसी घटना कांड में क्या हुआ, लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या कितनी है, 379 है, और घायलों की संख्या 1200 है, ठीक है ना। अगर हम माने तो बाकी आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत नरसंहार वाली घटना है हमारे इतिहास की, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि भरी सभा पर, जो कि रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जिन लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, इसको लेकर भाषण चल रहे थे, ठीक है, जलियांवाला बाग में
विधानसभा चल रही, तो इसको लेकर क्या हुआ, तो यहाँ का ब्रिगेडियर जनरल था रोगनाल्ड डायर ने, उसने क्या करा, फौज द्वारा भीड़ पर क्या करा दी, सब पूरी भरी भीड़ में गोली चलवा दी। इससे काफ़ी लोग मरे। ठीक है, वैसे 1500 लोग मारे गए हैं, बाकी सरकारी आंकड़े माने तो 380 के करीब, यानी 379 हम कह सकते हैं। तो 379 लोग मरे हैं और घायलों की संख्या 1200 बताई गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला है। तो ये क्यों चला था उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये क्यों हुआ था। तो उस समय तुर्की के खलीफा, जो कि सारे विश्व के जितने मुस्लिम हैं उनके धार्मिक गुरु माने जाते थे, तो तुर्की खलीफा को मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था पूरे विश्व के अंदर। और उनके ऊपर क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। और अंग्रेजों के उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में भी मुस्लिमों ने क्या करा, अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। ऐसा समझ। तो इनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था तुर्की खलीफा के साथ, तो भारत में भी क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध इनके साथ इस बर्ताव को लेकर उन्होंने विरोध कर दिया, जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। आया समझ। तो हुआ क्या, गांधी जी ने इस आंदोलन को सहयोग किया, क्योंकि वो मुसलमानों को ही भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। अब हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी ने क्या करा, असहयोग आंदोलन स्टार्ट करा था, आगे बताऊंगा उसके बारे में भी। तो उन्होंने क्या करा, उसमें उन्होंने बोला था कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। जब उन्होंने उसका नाम असहयोग रखा, असहयोग आंदोलन रखा, तो उन्होंने क्या करा, इस खिलाफत आंदोलन को भी अपने असहयोग आंदोलन में मिला लिया। अब जो असहयोग आंदोलन है उसे मिलाने का कारण क्या था, ताकि हिंदू और मुस्लिम की एकता को बल मिले। ठीक है, और इससे थोड़ा अंग्रेजों पर ज़्यादा काबू पाया जाए। ठीक है, आया समझ। तो इसलिए ये खिलाफत आंदोलन को भी क्या गांधी जी ने सपोर्ट किया। आया समझ। अब क्योंकि वो मुस्लिमों को भी क्या भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। अब प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु, जो कि शौकत अली और मोहम्मद अली थे, इनके द्वारा किया जा रहा था। परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को ही दे दिया गया था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था, उसके बाद तो इसमें मिल गया था वो। ठीक है, तो पहले शौकत अली और मोहम्मद अली, इसको हम अली बंधु भी कहते हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। ऐसा समझ। तो आगे हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो गया, अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जो कि 1920 में शुरू हुआ था। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा क्या होता है, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। और ये गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा, वो छोटे छोटे तो कर चुके थे किसानों के लिए, मीर मजदूरों के लिए, इंडियन की खेती के लिए, लेकिन ये असहयोग आंदोलन क्योंकि गांधी जी का प्रथम ये पहला सबसे बड़ा आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, ये आंदोलन अहिंसक होना था। ठीक है, इसमें गांधी जी ने पहले भी बोला था कि जो आंदोलन होगा अहिंसक होगा, इसमें किसी प्रकार का हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने अपने खिताबों का त्याग करना था। मतलब जो उनके पास जो सर्विस अंग्रेजों की ले रहे हैं, मान लो जितने विद्यार्थी हैं उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। ठीक है, लोगों ने कर देना छोड़ दिया, पूरी तरीके से अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि अपने खिताबों का त्याग करना था। ठीक है, जो उनके पास थे, जैसे वकीलों ने जाना छोड़ दिया, कॉलेज वाले टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, कॉलेज के विद्यार्थी ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। इस प्रकार क्या करा, अंग्रेजों का असहयोग करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा समझ, यानी कि अपना खिताबों का त्याग करना। ऐसा समझ। तो सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था, यह आंदोलन का मुख्य ये बातें थी। ठीक है, बहिष्कार करना था, और अंततः करों का भुगतान करने से भी इनकार करना था। यानी कि पूरी तरीके से अंग्रेजों का हमें क्या करना है, असहयोग करना है। ऐसा समझ। और गांधी जी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। तो गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी क्या करा, वो त्याग दी थी। तो यानी कि अपने अपने खिताब को लोगों ने त्याग दिया था। तो ये तो क्या असहयोग आंदोलन। अब ये बंद क्या हुआ इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये बंद होने का मेन कारण था चौरी चौरा कांड। अभी चौरी चौरा कांड क्या था इसकी हम बात कर लेते हैं, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ, गांधी जी ने इसको बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को। तो मेनली हमने बात करी थी कि ये अहिंसक आंदोलन रहेगा, लेकिन चौरी चौरा कांड है क्या, इसमें एक हिंसक घटना हो गई थी। ठीक है, अब वो क्या थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इतिहास की हम बात कर लेते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में, तो गोरखपुर जिले में चौरी चौरा एक जगह है, तो चौरी चौरा में हुआ क्या, किसानों के जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चला दी गई। अब गोली चलाने पर क्या हुआ, भीड़ ने थाने को जला दिया।
ठीक है। तो थाना था वहाँ पर, चौरी चौरा में उसको चला दिया। इसमें क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ठीक है, जब आग लगा दी गई थाने में तो इससे क्या 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखा। और पहले मैंने आपको बता दिया, आंदोलन तो अहिंसक रहना था, मतलब कोई भी खून खराबा नहीं होना था। ठीक है, हिंसा का प्रयोग नहीं होना था, लेकिन ये तो हिंसा हो गई। तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखा तो इसको समाप्त करने का निर्णय ले लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। ठीक है, उन्होंने वापस ले लिया, तो इसके बाद उनका आलोचना भी सहनी पड़ी थी, जो कि भारतीय नेता ही थे। तो जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया कि आंदोलन को बंद कर दिया गया। तो इस सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। और इसके साथ कई नेता जैसे कि चित्तरंजन दास, लाल लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने भी इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, ऐसा समझ। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यानी कि आंदोलन अब नहीं चलेगा आगे, डटे रहे गांधी जी, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आंदोलन हिंसक नहीं होगा, अहिंसक रहेगा। ठीक है, तो लेकिन हिंसक होगा तो यह असहयोग आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, आया समझ। तो ये था चौरी चौरा कांड। आया समझ क्यों असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। अब आगे हम बात करते हैं स्वराज पार्टी की, जो कि 1923 में बनी थी। अभी किस प्रकार बनी, क्यों बनी, इसकी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद कुछ नेता थे जो कि गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। जैसे कि असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, तो उसके बाद कुछ नेता थे जो कि गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। और इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जिन्होंने क्या करा, इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। क्योंकि गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। ठीक है, आया समझ। अब आगे हम बात करते हैं एक अधिवेशन की, जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, बेलगांव में हुआ था। अध्यक्षता इसकी महात्मा गांधी ने करी थी। और ये 40वां अधिवेशन था। अधिवेशन मतलब बैठक, ठीक है, मीटिंग। तो 40वां अधिवेशन हुआ था महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बेलगांव के अंदर 1924 में। और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का इसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। तो वो 40वां अधिवेशन हो जाएगा 40। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं साइमन कमीशन की, जो कि 1928 में भारत में आया था। अब इसका विरोध भी हुआ था। अब क्यों हुआ था उसके हम बात करेंगे। तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। और यहाँ इसका स्वागत जो था देशव्यापी हड़ताल से हुआ। इसका अच्छे से स्वागत नहीं किया गया, हड़ताल से इसका स्वागत हुआ। और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा, जब ये आयोग साइमन आयोग दिल्ली पहुंचा, तो वहाँ काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। तो उनका विरोध किया गया काले झंडों के साथ, और एक नारा था साइमन कमीशन वापस जाओ। तो उसका विरोध क्यों रहा था, मेन कारण क्या था उसका मेन कारण क्या था। जो साइमन कमीशन था, तो इसमें जो सदस्य थे, ये 7 सदस्य थे इसके अंदर, साइमन आयोग के अंदर या कमीशन कह रहा हो, तो 7 मेंबर्स थे जो कि ब्रिटिश संसद के मेंबर थे। ठीक है, तो उनमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, तो इसलिए इनका विरोध हो रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, और जब साइमन लाहौर पहुंच गया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। किसके नेतृत्व में, लाला लाजपत राय। ठीक है, और पुलिस के लाठीचार्ज के कारण क्या हो गया, कुछ ही दिनों बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ठीक है, मूवी बनी हुई है इनके ऊपर, अगर आपने देखी हो तो देख लेना। ठीक है, तो उसमें आपको दिखाया गया है, ठीक है, वीडियो के माध्यम से कैसे लाठीचार्ज करके उनकी मृत्यु की गई थी। ठीक है, तो जब वो लाहौर पहुंचे तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था इनके खिलाफ। तो वहीं पर क्या, पुलिस ने लाठीचार्ज करके उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। एक अधिवेशन हुआ था 1929 में। ठीक है, लाहौर में हुआ था ये। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और इसमें एक मेन बात क्या थी, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे, तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दांडी मार्च की, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। ठीक है,
तो ये दांडी मार्च था, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, मैंने बताया जैसे कि आपको, और 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। और दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जी गुजरात में है तक ये चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब दांडी मार्च चलाया क्यों गया था, इसका मेन कारण क्या था? यहाँ पर क्या था, जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक पर बहुत कर लगा दिया था, क्योंकि जो नमक है वो हर घर का मसाला होता है, और अंग्रेजों ने इसको क्या खुद से बनाने पर भी क्या बैन लगा देता, मतलब कोई भी अपने घर पर ये नमक नहीं बना सकता है। ठीक है, और अंग्रेजों ने क्या करा, इस नमक पर बहुत कर लगा दिया। तो इसी के विरोध में क्या करा, गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया था। और गांधी जी ने क्या करा, खुद दांडी जाकर नमक बनाया और इस कानून को तोड़ा। ठीक है, जो नमक कानून था उसको तोड़ा, तो इससे दांडी मार्च ये चलाया गया था। ठीक है, आया समझ? आपको ध्यान रखना है 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी जो थी 241 मील की थी। आगे हम बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तब हुआ क्या, अंग्रेजों को समझ आने लग गया था कि अगर हमें लंबे समय तक टिकना है, भारत के अंदर शासन करना है, तो हमें सत्ता में भागीदार बनाना पड़ेगा भारतीय लोगों को। और क्योंकि आंदोलन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आप देख रहे हो, मैं आपको पीछे बताया, तो भारत में बहुत आंदोलन हो रहे थे आज़ादी को लेकर। ठीक है, अपनी मांगों को लेकर। तो इसलिए अंग्रेजों को समझ आने लग गया था कि सत्ता में भागीदार बनाना ही पड़ेगा, इनका सहयोग जरूर चाहिए हमें, तभी क्या हम भारत में लंबे समय तक टिक पाएंगे। तो इसी के तहत क्यों लगे गोलमेज सम्मेलन कराए गए लंदन के अंदर। ठीक है, कि जो भी समस्या है उसको बातचीत के जरिए निपटा दिया जाए। ठीक है, तो 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो अगर हम बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो ये सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, लंदन के अंदर है जो। और इस टाइम पर ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, और गवर्नर जनरल की बात करें तो वो लॉर्ड इरविन थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तहत गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, और ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इस सम्मेलन की, तो इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधि शामिल थे। ठीक है, यानी कि 89 प्रतिनिधि शामिल थे, इसमें भाग लिया। तो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, और देसी रियासत यानी जो रजवाड़े हैं वहाँ 16 प्रतिनिधि आए थे, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इनको टोटल करोगे तो 89 आएगा। ठीक है, तो 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसकी खास बात क्या है इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुआ ही नहीं। ठीक है, उपस्थित था ही नहीं, इसलिए गोलमेज सम्मेलन क्या असफल माना जाता है, सफल नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि शामिल नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। पहला तो असफल रहा, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इससे पहले क्या होता है, गांधी और इरविन समझौता होता है। कि पहले में गांधी जी शामिल नहीं हुए, तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन कौन है, गवर्नर जनरल है। ठीक है, भारत के। समझौते में 3 मुख्य बातें रखी गई थी, इरविन के द्वारा भी और गांधी जी के द्वारा। तो जैसे कि इरविन ने एक मांग रखी थी कि समन्वय आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, और गांधी जी ने मांग रखी जितने भी कैदी हैं जो जेल में पकड़ रखे हैं उनको रिहा कर दिया जाए, और नदियों के तट पर नमक बनाने की अनुमति दे दी जाए। तो 3 कुछ मांगे थी ये, जो गांधी इरविन समझौते में रखी गई थी। ठीक है, लेकिन ये बात यहीं पर ही टूट जाती है, तो गांधी इरविन समझौता कुछ काम का नहीं रहा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। अभी कब हो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। तो 7 सितंबर को शुरू हुआ था ये, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। इसमें खास बात क्या थी, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और ये सम्मेलन भी कहाँ पर हुआ था, लंदन में ही हुआ था। और इस टाइम पर ब्रिटिश सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम ही था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही था, और वायसराय यहाँ पर चेंज हो गया था। तो वायसराय कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन शामिल था। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कांग्रेस के प्रतिनिधि में कौन कौन शामिल थे, महात्मा गांधी, क्योंकि वह कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ठीक है ना, तो कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी आए थे। और महिला प्रतिनिधि कौन था, सरोजिनी नायडू, बेगम जहाँ आरा शाहनवाज। तो ये क्या है, महिला प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर ही शामिल हुए थे। आगे हम बात करें राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय,
तो ये अलग अलग जो कम्युनिटी है उसका प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे, तो यहाँ पर इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि कौन थे? मदन मोहन मालवीय। उसके बाद दलित वर्ग के प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मुसलमानों के लिए आगा खान तृतीय, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। तो तीन क्या थे? मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर ये आए थे। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे। दलितों को छोड़कर बाकी सबको तो मिल रखा था, ठीक है, लेकिन ये विस्तार के लिए यहाँ पर आए थे, ये मांग कर रहे थे, लेकिन दलित वर्ग क्या ये पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कर रहे थे क्योंकि इनको नहीं मिला था। अब इसी को लेकर गांधी जी यहाँ पर दुखी हो जाते हैं, ठीक है। इसके तहत पूना पैक्ट भी होता है, वो आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है कि इसमें जो चुनाव होंगे और जो प्रतिनिधि होगा, तो प्रतिनिधि जिस समुदाय का होगा और उसी समुदाय के जो व्यक्ति हैं वही वोट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक एससी जो है यानी कि अनुसूचित जाति प्रतिनिधि है, वो चुनाव लड़ रहा है, तो जो वोटर होंगे ना, जो मतदाता होंगे, वो भी अनुसूचित जाति के ही होंगे, एससी के ही होंगे, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। तो इसी हम क्या कहते हैं? पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं, ठीक है। तो दलित वर्ग के लिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने भी इसके लिए मांग करी, तो इसी को लेकर गांधी जी क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। फिर पूना पैक्ट होता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो जब ये भारत आ गए तो तब ये क्या होता है, यहाँ पर ये पूना पैक्ट क्या होता है, यहाँ समझौता होता है। तो गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से क्या बहुत दुखी हुए, और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, ठीक है, मतलब कि आमरण अनशन, तब को ध्यान रखना है, कहाँ पर? यरवदा जेल में, ठीक है। यरवदा कहाँ पर है? पूना है। तो पूना के अरवदा जेल में आमरण यानी कि नाम मरने, आमरण यानी कि जेल में रहेंगे, ठीक है ना। तो आमरण अनशन प्रारंभ इन्होंने कर दिया 20 सितंबर 1932 से। अब आगे क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालचारी के प्रयासों से क्या हुआ? पूना में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालचारी के प्रयासों से पुणे में क्या हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता होता है, और समझौते के अनुसार क्या होता है? दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर जाएगा, लेकिन प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? समझौते के तहत 147 कर दी गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो सीटें थी प्रांतों के अंदर दलितों के लिए वो 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। और इस समझौते पर गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के हस्ताक्षर भी हुए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या मुख्य बातें थी पूना पैक्ट के अंदर। अब आगे हम बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन की। ये भी असफल रहता है, तो इसमें क्या खास बातें वो भी हम बात कर लेते हैं। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद यानी असफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जैसे कि यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि ब्रिटिश सम्राट कौन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है और वायसराय कौन है। तो ब्रिटिश सम्राट वही जॉर्ज पंचम थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, और वायसराय फिर चेंज हो गए तो लॉर्ड वेलिंगटन, ठीक है। तो ये तीन आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या खास बात है वो देखो, तो इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी शामिल नहीं थी इसके अंदर, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो एक खास बात है, इसलिए असफल माना जाता है क्योंकि इसमें कुछ न कांग्रेस के नेता शामिल थे, ना मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, और इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी है उसने भी भाग नहीं लिया था। अब जो लेबर पार्टी वही है जो कि जब सत्ता में आती है तो यही कहती है क्या कि कांग्रेस जो भारत है उसको आज़ादी दे देनी चाहिए। आगे समझ। तो ये क्या है, ये यहाँ पर किसमें खास बात तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। आगे हम बात करते हैं 1935 की। तो 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित होता है ब्रिटिश संसद के अंदर, जिससे 1937 में लागू कर दिया जाता है। और आपको पता होगा जो हमारा वर्तमान का संविधान है उसमें बहुत से प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं, लगभग 250 अनुच्छेद इसमें से लिए गए हैं, उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया तो डायरेक्टिव उठा लिए गए हैं, ठीक है, उसमें समाहित कर दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप कहोगे तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो आ जाएगी, कमेंट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरी घटना 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। तो विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर 1939 को, और चला कब तक? 2 सितंबर 1945 तक, ठीक है। तब को डेट पता होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर की।
उसके बाद हम बात करें 1940 में क्या हुआ, तो 1940 में मुस्लिम लीग। अब आपको कमेंट है बताने कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, ठीक है, और किसने मुस्लिम लीग का गठन करा था, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो मुस्लिम लीग ने क्या करा, 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। आगे हम बात करते हैं 1942 की। तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है। अभी क्या था इसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आता है, ठीक है। ऐसे हम क्रिप्स मिशन क्यों कह रहे हैं इसकी हम बात करेंगे अभी। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल गठबंधन सरकार के में श्रम मंत्री थे, ठीक है। जो ब्रिटेन के अंदर सरकार बन रखी थी उस टाइम पर, तो विंस्टन चर्चिल गठबंधन सरकार थी। तो उसमें श्रम मंत्री कौन थे, स्टेफोर्ड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है श्रम मंत्री के रूप में कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, जो कि भारत आए। अभी किस उद्देश्य के लिए आए थे वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये स्टेफोर्ड क्रिप्स है, ठीक है, ये भारत किसी काम के लिए आए। तो इसलिए अभी जो 1942 में भारत आए इसलिए इसको हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, ठीक है। ये जिस उद्देश्य के लिए आए तो इसलिए इसको हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, क्योंकि इनका नाम क्या था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, ठीक है। और इनको ब्रिटेन से यहाँ पर भेजा गया था। आपको पता होना चाहिए श्रम मंत्री थे चर्चिल गठबंधन सरकार में ब्रिटेन के अंदर, ठीक है ना। अब क्रिप्स मिशन जो है ना 12 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया था, ठीक है। यानी कि 12 मार्च से 11 अप्रैल तक ये भारत में ठहरने वाला था, आया था। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो ये इसका मेन उद्देश्य था क्रिप्स मिशन, जो ये भारत आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी आया था। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो वे ब्रिटिश लोगों की तरफ से भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गांधी जी ने मना कर दिया था, ठीक है ना। उन्होंने बोला था, गांधी जी की यहाँ पर एक मांग थी, उन्होंने बोला था कि उनको भारतीयों का सहयोग तभी प्राप्त होगा जब वो क्या करेंगे, इस युद्ध के बाद हमें अगर आज़ादी दे देंगे तो, ठीक है। लेकिन ये अंग्रेज नहीं मान रहे थे, ब्रिटिश लोग नहीं मान रहे थे, तो यहाँ पर ये वार्ता टूट जाती है, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन इसलिए आए थे इनको सहयोग कि ये भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का, ठीक है, इस उद्देश्य से। लेकिन यहाँ पर फिर यही बात करते हैं गांधी जी। तो यहाँ पर ये जो इनकी क्रिप्स मिशन होता है, यहाँ भारत इनकी जो वार्ता होती है गांधी जी की और स्टेफोर्ड क्रिप्स की, यहाँ पर ये वार्ता इनकी जो बातचीत है टूट जाती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर यानी कह सकते हैं हम हल नहीं निकलता है, यहाँ पर क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। अब इसके बाद ही क्या होता है, 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन तो फेल हो गया, असफल हो गया, तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, संबोधित किया जाता है, क्योंकि ये जो आंदोलन था अगस्त में ही शुरू हुआ था, अगस्त 1942 में। आगे हम बात करें तो इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, तो ध्यान रखना है। तो इसके बाद जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो अंग्रेजों ने क्या करा, ऑपरेशन जीरो ओवर चला दिया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑपरेशन जीरो ओवर में क्या था, ऑपरेशन जीरो ओवर ये जो चलाया गया, इसके तहत जितने भी गांधी जी और उनके साथ जितने भी बड़े नेता थे उनको भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। और गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आंगा खां पैलेस में कैद करा गया। तो आपको ध्यान रखना है, गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया, आंगा खां पैलेस में रखा गया था कैद करके। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश आंदोलन को दबाने की हो रही थी, ठीक है। परंतु इस आंदोलन के दूसरे पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से आंदोलन जारी रखा, ठीक है। और इसके साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था, और यह आंदोलन भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। अब वो क्या, गांधी जी को इन्होंने गिरफ्तार कर, इतने बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत जो इनका मिशन था, ठीक है। अब इनको गांधी जी का गिरफ्तार करने का मेन कारण था कि आंदोलन को दबा दे। लेकिन हुआ क्या, जो ये तो जेल में चले गए, लेकिन जो बाकी नेता थे वो भी किस आंदोलन में उतर गए, ठीक है। और बाकी जो आम लोग भी थे वो भी इस आंदोलन में कूद गए, ठीक है। जैसे वकील लोग, उन्होंने न्यायालय जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट जो अध्यापक हैं उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, वो जाके आंदोलन में मिल गए। छात्र हो गए, उन्होंने कॉलेज में जाना छोड़ दिया, स्कूल के छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, यहाँ पर क्या करने लग गए, वो आंदोलन करने लग गए। और यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण थे जो कि समाजवादी नेता थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक विशेष भूमिका निभाई है, ठीक है। वो जेल में थे, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन में काफ़ी जन आंदोलन यहाँ पर रहा, ठीक है, जन भागीदारी इस आंदोलन में रही, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है ना। अंग्रेज दबाना चाहते थे इस आंदोलन को, लेकिन नहीं दबा पाए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आगे हम बात करते हैं शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 में हुआ था। तो 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत
जो भारत में शिमला है ना, तो भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। तो ये भारत शिमला में, ठीक है, वायसराय लॉर्ड वेवल, जो उस टाइम पर वायसराय थे, कौन थे, लॉर्ड वेवल थे, तो इनके बीच में, और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। और ये वेवल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। जो वेवल की योजना है उस पर ये बातचीत करने के लिए यहाँ पर ये बैठक हुई थी, ठीक है, किसके बीच में, भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता और वायसराय लॉर्ड वेवल, ठीक है। और सम्मेलन जो था 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई तक ये चला, 1945 तक ये चला, ठीक है। 24 जून 1945 को शुरू हुआ, 14 जुलाई 1945 तक ये चला। और शिमला सम्मेलन क्या विफल साबित हुआ, ये सफल साबित नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनकी सहमति नहीं बनी। जो कि वेवल की योजना थी उस पर इनकी सहमति नहीं बनती है, तो इससे कारण क्या होता है, ये शिमला सम्मेलन विफल साबित हो जाता है। आगे हम बात करते हैं 1946 की कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भारत के लिए संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना, ठीक है। हुआ क्या, तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था कि भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए, ठीक है, ये भारत की अब संविधान जो सभा बनी ना संविधान के लिए, वो कैबिनेट मिशन के तहत ही बनी थी, ठीक है। तो भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता, और समझौते पर पहुंचने के लिए कैबिनेट मिशन ये लाया गया था, ठीक है। और एक संविधान बनाने वाली संस्था जो कि भारत की संविधान सभा है तैयार करना, इसका उद्देश्य था, ठीक है, कैबिनेट मिशन का। और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद का स्थापना भी करना। तो मेन उद्देश्य 3 थे कैबिनेट मिशन के। पहला तो एक संविधान के निर्माण के संबंध में एक समझौते पर पहुंचना है, दूसरा एक संविधान बनाने वाली सभा का निर्माण करना है, संस्था का निर्माण करना जो कि संविधान सभा बनाई गई, और प्रमुख उद्देश्य, और तीसरा क्या था, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से क्या बनानी, कार्यकारी परिषद की स्थापना करनी है। तो ये कैबिनेट मिशन के उद्देश्य थे, ठीक है। जिसे कैबिनेट मिशन के बाद ही क्या है, हमारे संविधान बनाने का मार्ग खुला है भारत के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1947 की, ठीक है, और हमारे यहाँ पर वीडियो खत्म होने वाली है। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम, ठीक है, लास्ट है ये, उसके बाद भारत आज़ाद हो जाता है, ठीक है ना। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया, ठीक है। और लगभग 2 महीने की वार्ता के बाद, यानी कि बातचीत के बाद, लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। मतलब कि यहाँ पर मुस्लिम लीग भी क्या है, यहाँ पर अपना काफ़ी जोर लगा रही थी अलग पाकिस्तान की मांग करके, ठीक है। यहाँ पर एक आपको बता दो तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की एक यहाँ पर आह्वान कर दिया था किसने, मुस्लिम लीग ने, ठीक है, 16 अगस्त को। तो उसके तहत क्या हो रहा था, काफ़ी संघर्ष होता, कलकत्ता के अंदर खूनी संघर्ष होने चालू हो गया था। तो ऐसे से फैल गया, ये बिहार से प्रांत के फैल गया था, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, जब मुस्लिम लीग कुछ सुलह नहीं हो रही है, तो माउंटबेटन ने क्या करा, इसलिए निष्कर्ष पर पहुंच ही गया कि भारत का विभाजन जरूरी है, ठीक है। और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए, ठीक है। कोई ध्यान रखना है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना है उसके अनुसार ही क्या, भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन गए थे। तो ये हो गया आपका 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर मिल जाएगी। बाकी आपको नोट्स जिस टॉपिक के पूरे, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ताकि ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।